बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई से एक और मोर्चा छिन गया है और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के पेट में शदीद दर्द उठा है और उनका ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया है। फैज़ाबाद धरना केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चाहते क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर मुल्क में सियासी माहौल जो है वो गर्म हो गया है, इलेक्शन की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और सियासत का जो महवर है वो बदल गया है। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि हमारी क्रिकेट टीम के जो चीफ सिलेक्टर हैं इंजमाम अल हक साहब, उन्होंने जो इस्तीफ़ा दी है उस पर बात की थी मैंने। और मैंने ये कहा था कि इंजमाम अल हक और जो हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं वो सब पैसे के पुजारी, उनका ओढ़ना बिछौना पैसा बन चुका हुआ है। ना कोई हुब्बुल-वतनी, ना कोई जज्बा, ना कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कुछ नज़र नहीं आ रहा। बुज़ाहर ये लग रहा है। तो इस पे एक साहब ने मेरी तवज्जो दिलवाई, इस तरफ मुझे याद करवाया उन्होंने। उनका जनाब आप याद करें 2008 में इंडियन क्रिकेट लीग शुरू हुई थी। शायद कपिल देव की निगरानी में वो काम शुरू किया था भारत वालों ने, और आईसीसी ने उसको तस्लीम नहीं किया था और दीगर ममालिक के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उन्होंने भी जो इंडियन क्रिकेट लीग है उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। तो फिर खिलाड़ी जा नहीं सकते थे खेलने। खिलाड़ियों पर ज़ाहिर है वो बोर्ड इजाज़त देगा, एनओसी मिलेगा तो जाएगा ना। तो इंज़माम अल हक साहब जो थे उन्होंने ताज़ा उन दिनों रिटायरमेंट ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। ये चले गए वहाँ। उन्होंने एक लाहौर बादशाह के नाम से जो इंडियन क्रिकेट लीग है आईसीएल, उसमें उन्होंने लाहौर बादशाह के नाम से एक टीम जो है वो खिलाई और उसकी कप्तानी दी इंज़माम अल हक साहब को। यानी अपने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को नज़रअंदाज करके, उसके फैसले को नज़रअंदाज करके, दूसरे लफ्ज़ में पाकिस्तान के फैसले को नज़रअंदाज करके ये पैसे के लिए वहाँ चले गए थे और अपने साथ कई खिलाड़ी भी ले गए थे। लाहौर बादशाह में कई खिलाड़ी साथ ले गए थे, उसमें मोहम्मद यूसुफ भी थे, अब्दुल रज़ाक भी थे और कई एक खिलाड़ी थे। यानी उनको बोर्ड से बगावत पर इन्होंने मजबूर किया था इंज़माम अल हक साहब ने। कुछ खिलाड़ियों में बंदी भी लग गई थी। वैसे ही जैसे यार जो इमरान खान जो है कैरी पैकर नहीं खेलने चला गया था पैसे के लिए, और इसमें भी बंदी लग गई थी इमरान खान पे भी। वो सब कह रहे थे ना पैसे के लिए ये इन्होंने किया। ज़ाहिर है पैसे के लिए किया था, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं होता। अब आते हैं उस मौजू की तरफ कि जनाब पाकिस्तान में सियासत का जो महवर है वो तब्दील हो गया है। सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी नज़र आने लग गई है। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून जो है उसने अजलास वगैरह शुरू कर दिए हैं, टिकटों की तकसीम के मामलात को देखना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ के दौरों का और जलसों से जो खिताब करने हैं उन्होंने, उसका शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। चारों सूबों में जाएंगे, चारों सूबों में वो आवाम से खिताब करेंगे। और लेकिन इससे पहले जो महवर था, जब नवाज शरीफ जब वापसी का ऐलान किया उन्होंने और ये पक्का हो गया कि उन्हें वापस आना है, उस वक्त सियासत का महवर तब्दील होना शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 साल 2 साल से जो सियासत का महवर था, ये ना पीडीएम की हुकूमत थी, ना पीपल्स पार्टी थी, बल्कि सियासत का कोई माने या ना माने वो इमरान खान थे। या इमरान खान की मुखालफत में सियासत हो रही थी या उनकी हमायत में ये सियासत हो रही थी। बल्कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं ना, उसके बाद भी महीना 1.5 महीना तक इमरान खान साहब जो है सियासत का मरकज़ थे, महवर थे। सारी सियासत उनके इर्द गिर्द घूम रही थी कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, नाअहल होंगे, अहल रहेंगे, पीटीआई रहेगी, नहीं रहेगी, ये सारी बातें हो रही थी। कैसे पीटीआई टूटेगी, यही बातें हो रही थी ना। तो अब जो मुझे ये नज़र आ रहा है कि सियासत का महवर बन गए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जब से वापस आए हैं, सियासत अब उनके इर्द गिर्द घूम रही है। आपने देखा होगा कि जो 16 माह तक इनके इत्तेहादी रहे हैं हुकूमत में, पीपल्स पार्टी वाले, जब नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हुआ उसके बाद उनके जो है वो रवैया, वो लहजा बदल गया इनके हवाले से, नून लीग के हवाले से। पहले बिलावल तक कुछ लोग थे वो बातें कर रहे थे और खुर्शीद शाह साहब बातें कर रहे थे, कुछ और जो उनके सफ़े अव्वल के सियासतदान हैं वो बातें कर रहे थे, लीडर जो हैं। अब तो जरदारी साहब भी मैदान में आ गए और जरदारी साहब ने ये कहा है कि जनाब मैंने उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया शहबाज शरीफ को, और लेकिन उसने काम नहीं किया।
तो काम नहीं किया, तो 16 माह तक आपको याद नहीं आया। और वो कहते हैं अब नवाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, अगला वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी, ये उन्होंने कहा है। तो इस पे बड़े जनाब सियासी तबसरे हो रहे हैं कि पता नहीं दोनों ने तलवारें खींच ली हैं एक दूसरे के खिलाफ। जरदारी साहब अब मैदान में आ गए हैं, जरदारी साहब को मैदारी दिखाएंगे और देखना आप कैसे पलटी देते हैं, जो भी पटखा मारेंगे नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ उधर जा बढ़ेगा और वो उसके सीने पे सवार, इस तरह की बातें जैसे कहते हैं ना वो खिलाड़ी हैं बहुत बड़े जरदारी साहब। लेकिन मैं इसको इतना सीरियस नहीं लेता, ये महज एक सियासी बयान है मेरी नज़र में। ज़ाहिर है उनके जो वोटर हैं, जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, जो लीडरान हैं, उन्होंने तो किसी आरे लाना ना, उन्होंने भी तसल्ली शफी देनी है ना कि कोई गल नहीं यार, साड़ी हुकूमत आ रही है। हर इलेक्शन में सियासी जमातें इसी तरह के बयान देती हैं, बल्कि जो छोटी छोटी जमातें होती हैं जिनके एक सीट की भी तो नहीं होती, अगर जलसा उनका सुने तो वो कह रहे होते हैं अगली हुकूमत हमारी और हम आके ये कर देंगे वो कर देंगे। ये इसी तरह का जरदारी साहब का जो ये बयान, इसको मैं समझ रहा हूँ। वो जो नवाज शरीफ है ना जिसका नाम, वो 3 मरतबा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, और उसका ज़ाहिर 3 मरतबा अगर वज़ीर आज़म रहा है और मुश्किलात भी बड़ी झेली हैं उन्होंने, हर मरतबा उनका फड्डा हुआ है, निकाले गए हैं हुकूमत से और फिर वापस आए हैं, मुल्क बदरी हुई है, फिर वापस आए हैं 2 दफ़ा। एक तो वो सीधी सीधी मुल्क बदरी थी ना, इनको निकाल दिया गया था एक महादे के तहत, और फिर बीमारी की वजह से 4 साल बाहर रहे हैं। 2 दफ़ा ये इन्होंने मुल्क बदरी जो है, जिलावतनी कह लें आप, इन्होंने भुगती है। अब फिर वो इन हो गए, और वो सारे ये कह रहे हैं सियासतदान कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सिर्फ इनके लिए है, नवाज शरीफ के लिए। और इन्होंने अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, वहाँ भी जरदारी ने कहा था कि जनाब मैं ज़रा पहले बातचीत कर लूँ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए, तो फिर बात करेंगे। उन्होंने तनकीद से रोक दिया था ना कि नवाज शरीफ पर तनकीद है। अब जब उन्होंने बयान दिया तो लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब वो जो चाहते थे कि कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए, कोई हाथ पकड़ाई दे दे, तो वो किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया, तब उन्होंने चढ़ाई कर दी नवाज शरीफ के खिलाफ। तो मैं ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ जो है वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, वो हमसे ज़्यादा बाखबर है, हमसे ज़्यादा उसके राब्ते हैं जिन लोगों के साथ राब्ते होने चाहिए, और हमसे ज़्यादा आम लोगों से, आम लोगों की बात कर रहा हूँ, उसको पता है कि उसने क्या प्लानिंग करनी है। हमें तो नहीं पता उसके जहन में क्या चल रहा है। वो पाकिस्तान को मछलियाँ फड़ने थोड़ा आया कि जनाब छुट्टियाँ गुजारन आया है पाकिस्तान कि मछली का शिकार करिए, वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आया है पाकिस्तान में। अच्छा, जो वाकफान हाल है ना, और जो सियासत को समझते हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो ज़ाहिर है एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है इन्होंने। हर जो सियासी जमात की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है मुझे मिले और मुझे इक़्तिदार मिले। तो वो कहते हैं कि इसके बाद, इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ दोनों ने फिर शीरो शकर हो जाना है। इलेक्शन तक ऐसी भड़कें चलनी है एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन इलेक्शन के बाद, नताइज आने के बाद, ये इन्होंने फिर शीरो शकर हो जाना है। अगर अपोजिशन में भी बैठती है कोई जमात दोनों में से एक, तो वो फ्रेंडली अपोजिशन, जैसे नून लीग की 2013 में जो हुकूमत थी उसमें वो पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि जनाब ये फ्रेंडली अपोजिशन है, बल्कि जब जो धरने शरने दे रहे थे ये इमरान खान और ताहर कादरी वगैरह, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने वो सपोर्ट किया था पार्लियामेंट के अंदर नून लीग को। तो वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में भी कुछ ऐसा ही होगा कि वो जो तलवारें खींचने वाली बात और शायद लड़ाई होगी, शायद दुश्मनी पड़ गई, ऐसी कोई बात नहीं होती सियासत में, कोई चीज़ रफ़े आखिर नहीं होती। और इस बयान को मैं उस तरह नहीं ले रहा जैसे लोग, मैं एक सियासी बयान समझते हैं इसको, बस सियासी करतबबाजी कह लें आप, ज़ाहिर करतब दिखाना होता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इस तरह का ये मामला है। अच्छा, बात है जनाब उस तरफ जो मैं कह रहा हूँ ना कि मोर्चा जो है ये छिन गया है पीटीआई से और इमरान खान से। वो मोर्चा क्या था? वो मोर्चा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्लेटफार्म, वो इनसे छिन गया है। जो पिछली पार्टी थी वो पीटीआई के लोग थे, हामिद खां का जो प्रोफेशनल ग्रुप है उससे तलक रखने वाले लोग थे, जो उनके हमायत याफ्ता लोग थे। आबिद ज़ुबैरी साहब आपको पता है प्रेसिडेंट थे, और आबिद ज़ुबैरी साहब की और परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक हुई थी उसको में पता है आपको क्या बातें कर रहे थे। ये सारे जने कुले मिले हुए एक दूसरे के नाल, उसको कह रहे हैं कि नफ्सी सीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर वाला जो केस है ये भी मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में लगवा लें, और फिर
90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मुख्तार रशीद साहब जो सेक्रेटरी थे इनके, वो भी प्रोफेशनल ग्रुप थे की हमायत से जीते हुए थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे इस तरह, और कई मुकदमात में ये गए हुए थे, और पीटीआई की जो लाइन थी उस पर चल रहे थे। अगर अदालत इनको बुलाती भी थी किसी केस में तो वो ही बात करते थे जो पीटीआई के वकील कर रहे होते थे। अब्बास ज़ुबैरी, बल्कि बाकायदा टीवी चैनल में बैठ के अब्बास ज़ुबैरी साहब जो हैं ये डिफेंड किया करते थे इमरान खान को। लेकिन जो अब आए हैं वो शहजाद शौकत साहब प्रेसिडेंट आए हैं, और अली इमरान सईद साहब सेक्रेटरी आए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नई बॉडी है, उसका ताल्लुक दूसरे ग्रुप से है, आसमा जहांगीर ग्रुप जिसको कहते हैं। और उसको आसमा जहांगीर तो अब अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, अब उसको लीड कर रहे हैं आजमगीर तारड़ और मोहम्मद हसन बून, वो लोग हैं। और उनके बारे में ये ख्याल है जो नए सदर हैं उन्होंने तो आते ही ये कह दिया कि ना अभी हमारा काम नहीं है कि अदालतों में दरखास्तें लेके जाएं और किसी की हिमायत करें। हमारा काम तो ये है कि इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए और वकला की बहबूद के लिए, खासतौर पर जो प्रोफेशनल वकला हैं उनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर चीफ जस्टिस साहबान जो हैं हाई कोर्ट्स के, उनके साथ मुलाकातें करके लोगों के इंसाफ के लिए कुछ करें। मैं सुप्रीम कोर्ट बार के सिलेक्शन को इसलिए अहमियत दे रहा हूँ कि जो पीटीआई वाले हैं, पीटीआई का जो सोशल मीडिया है और जो पीटीआई के वकला हैं, वो ये कह रहे थे कि जो ये नताइज हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये मुल्क के अंदर जो जनरल इलेक्शन होना है उसकी तस्वीर कशी करेंगे, तस्वीर दिखाएंगे जनरल इलेक्शन, यानी कि वो जो पॉपुलैरिटी की बात करें, पीटीआई हर जगह पॉपुलर है, बड़ी पॉपुलर है जो पीटीआई, तो वो उन्होंने ऐसी मंजी ठोकी है, तकरीबन 500 के करीब जायद वोट लिए हैं, 500 की लीड के साथ, 450 500 की लीड के साथ जो शहजाद शौकत साहब हैं ये जीते हैं। तो इससे पता, अगर इन्हीं की बात मान ली जाए, जनाब ये रेफरेंडम है, इमरान खान की हुकूमत जाने के खिलाफ एक रेफरेंडम है, तो रेफरेंडम में तो बहुत बुरी तरह से हार गए पीटी वाले और इमरान खान साहब, और फिर इनकी एक और प्लानिंग थी। अच्छा, इस इलेक्शन में ना जो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि सियासी जमातें सब तक इन्वॉल्व हुई हैं। पहले ये होता था कि सियासी दड़े भी होते थे, नून लीग लायर्स फोरम भी है, इंसाफ लायर्स फोरम भी है, और पीपल्स पार्टी लायर्स फोरम भी है, पीपल्स लायर्स फोरम भी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि जो सियासी जो वकला का विंग है किसी सियासी जमात का, वो तमाम उस जमात के वकील जो हैं वो उसके साथ हों। बहुत दफ़ा ये होता रहा है कि जो पीएलएफ है यानी पीपल्स राइट्स फोरम, वो किसी और तरफ होता था, और जो उनके मन्ने पर मन्ने पीटीआई पीपल्स पार्टी के रहनुमा थी काजम खान साहब, वो प्रोफेशनल वकला के साथ होते हुए सेनेटर भी रहे हैं। ये होता रहा है, लेकिन इस इलेक्शन में पूरा जोर लगाया हुआ था इन्होंने। नून लीग वाले सपोर्ट कर रहे थे शहजाद शौकत को, ज़ाहिर उन्होंने करना ही था, और फिर जो फजलाबाद वाला ग्रुप है वो भी इनको कर रहा था सपोर्ट, और पीपल्स पार्टी वाले मुबारकबादें दे रहे हैं इसको, और दूसरी तरफ पीटीआई वाले और उनके हम ख्याल। और इसमें मज़े की बात यह है कि जो हम ख्याल जजेस हैं जिनको हम कहते हैं, उनके जो चैम्बर्स हैं वो सब के सब जो हैं वो शहजाद शौकत के ख़िलाफ़ थे। वो सारे प्रोफेशनल ग्रुप के जो उम्मीदवार थे, मियाँ अब्दुल कुद्दूस और दीगर जो पैनल था, उसकी सपोर्ट कर रहे थे। मुज़ाहिर अली को नकवी साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उनके बच्चों का चैम्बर जो है वो शहजाद शौकत की मुखालफत कर रहा था। और वजह क्या थी कि जनाब वो अगर दूसरा ग्रुप जीत जाए, पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग जीत जाएं, तो फिर कोई तहरीक शरीक चल सकती है। जैसे माजी में काजी साहब के साथ तमाम मुल्क की बारें खड़ी हो गई थी, और इफ्तार मंचौरी के साथ खड़ी हो गई थी, कि शायद मुज़ाहिर अकबर नकवी के साथ भी खड़ी हो जाएँ। और ये भी प्लान कर रहे थे पीटीआई वाले जो हैं, ये भी एक प्लान कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई वकला को इकट्ठा किया जाए और एक तहरीक चलाई जाए, और इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस तरह उनके ख्याल में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए हकूक़ इंसानी के हवाले से अब भी जो लाहौर बार है उसके जो अरकान हैं, अहदेदारान हैं, वो पीटीआई वाले हैं। वो प्रेस रिलीज़ धड़ाधड़ और उनके हक़ में बयानबाजी करते रहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार में उनकी हुकूमत है। ये अगले साल जनवरी फरवरी में ये तब्दीलियाँ भी होनी हैं, जहाँ भी इलेक्शन होने हैं, लेकिन वो फ़ज़ा नहीं बन सकी इमरान खान के हक़ में। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उस पर जो अक्सरियत है, जो गलबा है जिन लोगों का, वो एहसन बून और आज़मगीर तारड़ ग्रुप का है। पंजाब बार कौंसिल जो है उनमें जो हुक्मरानी है वो भी
इंडिपेंडेंट ग्रुप की है, आसमा जहांगीर ग्रुप की, तो इनकी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी, लगे रहे हैं। अब इनकी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अगर हमारे बंदे आ जाते हैं तो फिर जनाब हम दे दनादन जो भी कर सकेंगे हम करेंगे, वो तहरीक शरीक चलाएंगे। वकला को पकड़ना ज़रा मुश्किल होता है, वो बार के अंदर जो फंक्शन वगैरह करते हैं कवरेज शवरेज मिल जाती है, ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा धचका है। और फिर पीटीआई के ज़राए से ही ये खबरें आ रही हैं, पीटीआई से मुतल्लिका जो रिपोर्टर हैं वही ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके पेट में बड़ा शदीद दर्द हुआ है, दवाई शवाई दी है, और एक दिन पहले इलेक्शन वाले दिन जो इनके वकील हैं आफ्ताब बाजवा साहब, वो मिल के हैं दीगर वकला के साथ इमरान खान को, और उन्होंने ये बयान दे दिया। आफ्ताब बाजवा को इसलिए मैं अहमियत दे रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हुए। उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की बात उन्होंने की। और फिर बड़ा पैनिक फैल गया पूरे मुल्क में, और फिर ज़ाहिर है जो पीटीए वाले वो तो परेशान हो गए, जनाब हमारे बंदे को कितने जहर देकर ना खुदा न खास्ता कुछ हो जाए। हालांकि वहाँ उनकी वो हिफाजत के लिए, उनकी खुराक चेक करने के लिए, खुराक भी अपनी निगरानी में बनवा सकते हैं, उनको अलग बावर्ची मिला हुआ है। कई डॉक्टर होते हैं हर वक्त वो चेक करते हैं बाकायदा खाना खाना, कोई गड़बड़ ना हो खुदा न खास्ता। तो एकदम अफरा तफरी से मची, और फिर 2-3 घंटे बाद उन्होंने तरदीद कर दी। उनका नहीं 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 ये नहीं है, वो हम मिले थे तो उन्होंने बात तो 5-6 मरतबा की स्लो पॉइजनिंग की। वो जूतों की बात भी कर रहे थे कि जूतों के अंदर भी लगी होती है कोई ऐसी चीज़ जहर जो उससे भी जनाब बंदे को उसकी हलाकत का खतरा होता है, आफ्ताब बाजवा साहब जो कह रहे थे। फिर उनका नहीं 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 वो 5-6 मरतबा बात की थी उन्होंने, लेकिन वो खदशे का इजहार किया जा रहा था उनकी तरफ से, खदशे का इजहार किया था कि ये हो सकता है, ये हो ना जाए, इस तरह की बात की। और फिर जो लम्ज़ में हुआ, वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बड़े अजीबो-गरीब किस्म के सवाल किए, और दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा, ये लोग कह रहे हैं जनाब लम्ज़ ने कि क्या पढ़ाया जाता है, लोगों को पता ही नहीं है कि आइन क्या है, कानून क्या है, इलेक्शन कमीशन किसके मतहत है, इंडिपेंडेंट है या निगरान हुकूमत के मतहत है। और फिर वो उन्होंने जो कह दिया, बड़े अच्छे जवाब दिए काकड़ साहब ने, उनकी शफ़ी तसल्ली पूरी की। जो मेरे चंदा थे उनको उन्होंने कहा कि जनाब ये मामला सारा बहरहाल उसके खिलाफ। तो फिर अब एक वीडियो वायरल की गई इनकी तरफ से कि जनाब वहाँ जो है पुलिस ने धावा बोल दिया है, जिन लोगों ने सवाल सवाल किए थे पकड़ धकड़ हो रही है, इस तरह के बाद उसकी तरदीद करनी पड़ी, पैगाम जारी करना पड़ा आईजी को कि जनाब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिला वजह बस एम ही पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब अब जो लोग ये वारदात कर रहे हैं, इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और ये ज़ाहिर है फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। और जो एक कानून है पाकिस्तान में 2016 में बना था जिसको पैका कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है, इस कानून के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। जब ये कानून बना था ना, पैका जिसको कहते हैं, तो जनाब बड़ा रौला शोरा डाला हम लोगों ने, जनाब ये तो ज़ुबानबंदी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, साफियों की ज़ुबानें कट गई हैं, हाथ कलम हो गए हैं जनाब, होंठों पे ताले लग गए हैं, बोल नहीं सकते, आज़ादी इज़हार राय का। भाई मेरे जो आइन तो पढ़े ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, आइन में जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं वो तमाम कवानीन के ताबे हैं। मुझे बोलने की मुकम्मल आज़ादी है, इज़हार राय की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन एक कानून के दायरे के अंदर, जिस हद तक कानून इजाज़त देता है। ये नहीं कि मैं कुछ ऐसी बातें कर दूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिससे पूरे मुल्क में आग लग जाए। ये कोशिश इन्होंने की, और जहर वाली बात करके भी यही कोशिश की इन्होंने। अब जो इमरान खान का पेट दर्द है उसको जो स्लो पॉइजनिंग वाली बात की थी उससे जोड़ा जा रहा है। मैंने खुद एक ट्वीट देखा है इन पीटीआई के से तल्लुक़ रखने वाले एक साफ़ी का, तो उन्होंने कहा जनाब एक दिन पहले ही वकील ने ये कहा था, अब उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। इस तरह की बातें शातें जो हो रही हैं, ये जो पैका है ना, इसके तहत मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अलग सज़ाएँ हैं, लेकिन इसके तहत भी जो हैं वो सज़ाएँ मुकर्रर हैं। मसलन कि अगर फॉल्स अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी खबरें चलाते हैं, इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, नफ़रत अंगेज़ मवाद जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़ा देते हैं, बच्चों के इस्तेहसाल के हवाले से कोई वीडियो डाल देते हैं, और किसी को गालियाँ देते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं किसी को, इस वक्त जो जुर्म के हिसाब से 3 माह से लेकर 7 साल तक सज़ाएँ हैं। तो अब कहीं न कहीं तो ये रास्ता रुकना चाहिए ना, ये जो मामलात हो रहे हैं झूठ बोलने वाले और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले। 9 मई भी
का जो वाक़या है वो भी इसी तरह की इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में ही, गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के नतीजे में वो हुआ था ना। तो अब ये पुलिस के खिलाफ सीधा-सीधा, पुलिस के खिलाफ मुश्तिल करने की कोशिश है ना, जो कह रहे हैं जनाब नब्ज़ पे चढ़ाई कर दी पुलिस ने, धावा बोल दिया और बंदे पकड़ लिए, जाली वीडियो बना दी, पता नहीं कहाँ से पकड़-पकड़ के उसके साथ मिला-मिलू के सारा कुछ कर दिया। तो अब पुलिस, मुझे ये पता चला है कि पुलिस वाले कहते हैं कि जनाब छड्डना नहीं हैगा हुण झूठ बोलने वाले नूं और फड़ना, और टाइम रह गया थोड़ा, और फैज़ाबाद धरने पे मैंने करनी थी बात, और बहरहाल उसका लुब-ए-लुबाब ये है फैज़ाबाद धरने का कि जनाब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो क्या चाहते हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वो एक तो ये चाहते हैं कि जो फैज़ाबाद धरने का जो मास्टरमाइंड है वो पता सबको है कौन है, लेकिन वो खुद तो नहीं कह सकते ना, कोई तहरीरी शक्ल में उनके सामने लाया जाएगा तो फिर ही वो कोई कार्रवाई करेंगे ना, फिर ही बात बनेगी ना। और दूसरा, उन्होंने कोई कमीशन की बात की है कि जनाब इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी पिछले माह और उसने कोई कार्रवाई भी शुरू की थी। उन्होंने कहा वो तो कागज़ है, पुर्जा है कमेटी की, उसकी हैसियत कोई नहीं, आप जो है इंक्वायरी कमीशन के तहत एक कमीशन बनाएं और उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो बड़े वाज़ेह होने चाहिए थे, TOR जिसको कहते हैं, तो ताकि पता चले। और उन्होंने कुछ सवालात भी उठाए हैं कि जनाब ये दरखास्तें जो हैं वो बार-बार पूछ रहे थे कि नज़रसानी की 9 दरखास्तें हैं, ये किसके कहने पे फाइल की हैं आपने, इस तरह की बातें की हैं इन्होंने। और फिर उन्होंने ये बात भी की, वो जो कादरी साहब आए थे धरना लेके, तो उन्होंने कहा उसका टिकट किसने लेके दिया, यानी वो जो सवालात उठा रहे थे, मुझे ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो अगर कमीशन बन जाता है, आर्डर नहीं किया उन्होंने, उनका जनाब कमीशन बनना चाहिए, तो अटॉर्नी जनरल का जनाब से कहा कि आप तजवीज़ जो सामने रखें, और अगर वो कहते हैं बन गया तो उसके TR जो है बड़े वाज़ेह होने चाहिए। उन्होंने और भी बड़ी बातें की हैं, जो पैमरा के मौजूदा चेयरमैन हैं उनकी भी उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली है सलीम बेग साहब की, क्योंकि वो बता ही नहीं रहे थे, कभी इधर चले जाते कभी उधर चले जाते थे, जनाब किसके कहने पे आपने ये नज़रसानी की दरख्वास्त है, वो बार बार ये बात पूछ रहे थे। और जो सलीम बेग साहब हैं ये उनके हमजुल्फ़ हैं हामिद मीर साहब के, और अबसार आलम ने ये कहा जनाब फैज़ हमीद ने बड़ा उधर रौला पाया मेरे नाल जो फैज़ाबाद धरने वाली गल सी, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। और उन्होंने कहा जनाब मैं चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं ज़िया को सदर नहीं मानता, वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने कहा जनाब सदर हूँ, सदर कोई नहीं था जी, उन्होंने बात क्यों की। और भी बहुत सारे सवालात हैं जो आपके देने में होंगे, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्यों दी हैं, इस पर बात करेंगे कल आगाज़ में ही, कल वीलाग में। हो सकता है मैं इसमें एक अलग वीलाग कर दूँ पहले टाइम, तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।